नमस्कार साथियों, सुप्रभात। यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में आपका स्वागत है। तो अब जो डिक्टेशन ला रहा हूँ 85 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से है। आप इसे लिखें, एग्ज़ाम की तरह ही है। आप इसे एग्ज़ाम की तरह ही करें और हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपका रिजल्ट क्या रहा। मैं तो इंतज़ार करता रहता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से न तो कोई रेस्पॉन्स आता है न क्या। बट मैं तो मेरी मेहनत करा रहा हूँ। अब आप देखें आपको कितनी मेहनत करनी है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा डिक्टेशन पर आता हूँ। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, भारत आज वैज्ञानिक मानव शक्ति के क्रम में संसार में तीसरे स्थान पर आता है, परंतु वैज्ञानिक उपलब्धियां उसके अनुरूप नहीं लगती हैं। क्या हमारे वैज्ञानिक कार्य निष्पादन में सक्षम नहीं है? क्या उनकी योग्यताएं विकासशील देशों के वैज्ञानिकों की तुलना में कम है, या उनके लिए सही सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक वातावरण नहीं है? आज जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और अपने पिछले 50-55 वर्षों की प्रगति की ओर देखते हैं, तो लगता है कि कहीं कुछ चूक हो रही है। ध्यान रहे कि स्वाधीनता के लगभग 10 वर्षों बाद भारत सरकार ने मार्च 1958 में देश की विज्ञान नीति की आधारशिला रखी थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की समृद्धता के लिए विज्ञान एवं तकनीकी को आधारभूत स्थान देने के साथ साथ पुरुष एवं महिलाओं दोनों की सृजनात्मक प्रतिभाओं को पूर्ण रूप से प्रोत्साहित करना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिकों के लिए अच्छी सेवा शर्तें, वातावरण, यहाँ तक कि वैज्ञानिक नीतियों के निर्धारण में उनकी भागीदारी का भी प्रावधान रखा गया था। पैराग्राफ। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए एक निश्चित कार्यप्रणाली तैयार करना आवश्यक होता है। उसके लक्ष्य पूरी तरह परिभाषित होने चाहिए। सभी कार्य, चाहे वे मौलिक शोध, विकास या अनुप्रयुक्त शोध से संबंधित हो, मूल लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में ही किए जाने चाहिए। इन कार्यों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने तथा कार्य विभाजन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समितियों का गठन करने की आवश्यकता से नकारा नहीं जा सकता है, परंतु मात्र समितियों का गठन करना कार्य को पूर्ण नहीं कर देता है। समितियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्हें कार्य करने के स्तर पर आवश्यक अधिकार एवं स्वतंत्रता दी जाए और फिर सफलता एवं विफलता दोनों के लिए बराबर का भागीदार माना जाए। कार्यक्रम अध्यक्ष को पूर्ण जानकारी रहे कि विभिन्न समितियों द्वारा लिए गए निर्णय सही रूप से कार्यान्वित किए जा रहे हैं अथवा नहीं, और इसके साथ उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इन सभी प्रयासों को समग्रता से देखने तथा उचित मार्गदर्शन करने की। एक प्रसिद्ध
वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में कही यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण लगती है कि आज किसी भी वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए कई समितियां बना दी जाती है, परंतु उनकी भागदौड़ कुछ इने गिने लोगों के पास रखी जाती है। पैराग्राफ। महोदय, इन समितियों के संदर्भ में जैसा ऊपर कहा गया है कि कुछ चंद वैज्ञानिकों को ही हर समिति में रख लिया जाता है, वे अपने कार्यों में पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। काफ़ी समय एक जगह से दूसरी जगह की यात्राओं में चला जाता है। आखिर उन वैज्ञानिकों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। प्रश्न यह है कि इतने विशाल वैज्ञानिक समुदाय, जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, के बावजूद समितियों का कार्य कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों? अभी हाल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक भाभा प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र के निदेशक ने इस और स्पष्ट शब्दों में संकेत दिए हैं कि वैज्ञानिक मानव शक्ति का इष्टतम उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसी संस्थागत प्रणाली तैयार की जाए ताकि अनुसंधान एवं विकास में लगे वैज्ञानिकों और औद्योगिक इकाइयों में अधिकाधिक पारस्परिक विचार विमर्श के साथ साथ एक मधुर तालमेल भी बैठ सके। प्रश्न किसी को दोषी ठहराने का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित को अहम समझते हुए कार्यक्रमों के दौरान आ रही कठिनाइयों को हल करने का है। पैराग्राफ। वैज्ञानिक उपलब्धियों में जो अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, उसके लिए एक और नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन में कुछ कमियां हैं, तो दूसरी ओर वैज्ञानिकों के कार्य के प्रति व्याप्त उदासीनता भी है। इसके लिए सक्रिय वैज्ञानिकों तथा नौकरशाही के बीच उपस्थित बड़ा भेद कुछ हद तक जिम्मेदार कहा जा सकता है। किसी भी राष्ट्र की विज्ञान और तकनीकी की प्रगति इस बात से नहीं आकी जाती है कि उसके प्रबंधन नौकरशाही का स्वरूप कितना बड़ा है, बल्कि उसके शोध कार्यों की गुणवत्ता कैसी है। नौकरशाही की अपनी भूमिका है, परंतु जब वह शोध एवं विकास कार्यों की महत्ता को नज़रअंदाज करके अपने ही स्वरूप को बढ़ाती चली जाए, तो यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात बन जाती है। शायद यही कारण है कि आज वैज्ञानिकों की रुचि वैज्ञानिक कार्यों से हटकर प्रशासनिक कार्यों की ओर बढ़ रही है। आज के वातावरण में पदों की महत्ता अहम बन गई है। वह चाहे किसी विज्ञान समिति में हो या संस्थान में विभागाध्यक्ष या निदेशक का हो, काफ़ी आकर्षक होते हैं, क्योंकि एक ही योग्यता वाले दो वैज्ञानिकों में से एक जिसके पास पद है, वह दूसरे के मुकाबले वर्तमान प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण
बन जाता है। यह विज्ञान की प्रगति में बाधक है। पैराग्राफ। महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, परंतु मैं भारत के लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानने का दावा अवश्य करती हूँ। मैं उनकी कठिनाइयों और आकांक्षाओं से परिचित हूँ। पिछले 6 महीनों में कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं देश के हर भाग में कम से कम 200 लोगों से न मिली हूँ। स्टॉप। डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, 85 शब्द प्रति मिनट की गति है। आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें, अच्छे से करें। आप इन डिक्टेशनों का अनुवाद करके आपको आपका खुद का कहते हैं ना, अपने का खुद का विश्लेषण करने का समय मिल रहा है। आप इसे लिखें, देखें, अपनी गलतियां पहचानें, और अभी भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लग जाएं बिल्कुल तन मन से, धन से, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि 10 मिनट की डिक्टेशन डेली एक लिखनी चाहिए, उसका अनुवाद कंप्यूटर से करना चाहिए। आपकी शॉर्ट हैंड में निखार आ जाएगा। जो जो साथी मेरी ये बात मानकर चल रहे हैं, उनको शायद इन्हीं दिनों में थोड़ा बहुत रिजल्ट तो मिला ही होगा कि भाई हाँ, मैंने उदाहरण भी दिया था कई बार कि जैसे मैं मे पे बिंदी नहीं लगा रहा हूँ, एक डिक्टेशन में मेरी गलती निकलेगी, 2 में निकलेगी, 3 में निकलेगी, चौथे में मुझे ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, यार मुझे मे पे बिंदी लगानी है, जहाँ जहाँ मैं आता है वहाँ बिंदी लगानी है। तो ये बातें ऐसी हैं जो आप प्रैक्टिस से, और केवल प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे। इसलिए अनुवाद जरूर करें। अनुवाद करने से आपको एक तो परीक्षा केंद्र का भय खत्म हो जाता है, और आप 10 मिनट की डिक्टेशन लिख रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। वरना क्या होता है, जो लोग 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट की डिक्टेशन लिख के चल रहे हैं, वो एग्ज़ाम हॉल में जाके उनकी दिक्कत हो जाती है। और जो 10 मिनट की डिक्टेशन लिख के चल रहा है ना, उसको कोई भय नहीं रहता, वो आराम से अपनी डिक्टेशन कंप्लीट कर लेता है। तो चलिए साथियों, अगली डिक्टेशन में मिलते हैं। जाने से पहले मेरा आपसे पुनः निवेदन है, अगर आप उचित समझते हैं मेरी डिक्टेशन सही है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जिन बंधुओं ने, जिन साथियों ने, जिन स्टूडेंटों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को अपने साथियों से, जो शॉर्ट हैंड क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो शॉर्ट हैंड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कहें वो भी मेरे चैनल से जुड़े, तो वो भी, उनको भी अधिक लाभ मिलेगा। और जो जो अभी जुड़े नहीं हैं, उनको मेरी डिक्टेशन अच्छी लग रही है, तो वो मेरे चैनल से जुड़े, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जिन्होंने कर रखा है, मैं उन सबसे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अगर आपको मेरी डिक्टेशन में कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं अपनी कमी को पूरा सुधारने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। आप अपना ध्यान रखें और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।